नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके आर्टिकल्स को समझना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम सारे बिजनेस, इकोनॉमिक और फाइनेंस के आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे, उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है ओला के बारे में, और ओला कैब्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, एंड अभी आपने देखा काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स स्कूटीज़ में, एंड इसके बाद लोगों को समाधान भी जल्दी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी कंपनी नई है, तो सर्विस वगैरह में अभी इतने खासा आप देखेंगे अभी वो एक्सपैंड नहीं कर पाया अपने सर्विस को ऑल ओवर इंडिया इस तरीके से, जैसे कन्वेंशनल कंपनीज ने किया है। तो ओला इलेक्ट्रिक का अगर क्वार्टर टू का आप रेवेन्यू देखेंगे, तो ये जूम हुआ है 38%। जूम्स मतलब ये बढ़ना होता है, और क्वार्टर टू मतलब फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और फिर अगला क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने थे, उसमें जो रेवेन्यू है, मतलब कंपनी की जो सेल्स है, ये 38% बढ़ी है। तो कब से बढ़ी 38%? पिछले क्वार्टर से या पिछले साल के इस क्वार्टर से? एक बार ज़रा क्लियरली समझते हैं इस आर्टिकल को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने फ्राइडे को बताया कि इनके सेल्स बढ़े हैं 38.5% टू 1240 1240 करोड़ हो गए हैं, ठीक है, सितंबर क्वार्टर के लिए, जो पहले 896 करोड़ थे एक साल पहले, ठीक है। तो ये 2024 सितंबर है, और 2023 वाले सितंबर में इनकी सेल्स कितनी थी? ये थी 896 करोड़। तो सेल्स में तो बढ़िया बढ़ोतरी है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है ये, और इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है करीब करीब 500 करोड़ का, 495 करोड़ का, जो पिछले साल से कम था। पिछले साल यही 2023 में सेल्स कितनी थी? 896 करोड़, और इस सेल्स पे लॉस कितना था? 524 करोड़। काफी बड़ा लॉस था इस सेल्स पे। एंड अगर अभी आप देखेंगे तो इनका लॉस जो है वो पहले से थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन सेल्स तो काफी इंक्रीज हुई है, मैं ये कहूंगा, और लॉस भी कम होना इज अ गुड थिंग। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप देखेंगे, तो लॉस एक्चुअली बढ़ा है फ्रॉम 347 करोड़ इन क्वार्टर वन FY25 टू 495 करोड़ इन क्वार्टर टू FY25, क्वार्टर टू FY25। अब देखो, मैंने क्या बोला कि पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं, राइट। जैसे इस साल जो दिवाली की सेल्स है, पिछले दिवाली से कंपेयर करेंगे ना कि बढ़िया हुई या नहीं। पिछले महीने की सेल्स से तो बढ़िया ही होनी है, हमें भी पता है कि दिवाली है भाई, पिछले महीने कुछ नहीं था, लेट्स से श्राद्ध था, और इस महीने दिवाली है, तो सेल्स तो ज्यादा ही होंगी। तो यहाँ पे पिछली दिवाली से कंपेयर किया जाता है, लेकिन अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ ना, इनकेस अगर मैं करूँ, तो उसको बोला जाता है सिक्वेंशियल बेसिस। ये टर्म यूज करते हैं। आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताकर देखता हूँ कि लोगों को पसंद आता है या नहीं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं मैं सारे कुछ स्किप कर देता हूँ। मुझे लगता है कि लोग ऑलरेडी डेली पेपर देखते हैं तो उन्हें पता होगा, बट नहीं पता होता उन्हें, तो उनके लिए सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? जैसे फरवरी की सेल्स को आप जनवरी की सेल्स से कंपेयर करेंगे, तो वो सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देख रहे हैं, और फरवरी 2024 की सेल को फरवरी 2023 से कंपेयर करेंगे, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो जाएगा, जो हम बोलते हैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट में तो ऐसी कंपैरिजन होता है। तो एबिटा लॉसेस अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर के, तो ये हुए हैं 353 करोड़, जो पहले पिछले साल कितने थे? 412 करोड़। तो एबिटा लॉसेस भी कम हुए हैं। एबिटा मतलब अर्निंग्स ई बिफोर, अर्निंग्स बिफोर जो आपने पैसा कमाया है, बिफोर मतलब पहले, और क्या होगा यहाँ पे? इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये क्या है? ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो आप बोलोगे ये खर्चे करने, अगर ये खर्चे हटा दो, तो मेरी जो इनकम है, इन खर्चे को हटा करके वो इंक्लूड करके, मतलब बिफोर, मतलब मैंने सारे खर्चे मान लिए अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दिए, बस ये खर्चे नहीं माइनस किए अभी, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो मेरी अर्निंग्स कितनी आ रही है ओला की? 353 करोड़, जो पहले कितनी थी? 412 करोड़ थी 2023 में, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से किसी को कंफ्यूजन होता है, तो वो ये है कि आपका सारा आप प्रॉफिट निकाल दो, बस ये प्रॉफिट में ना इस चीज को फैक्टर इन मत करो, इंटरेस्ट को जो आप ब्याज दे रहे हो, टैक्स को मत फैक्टर इन करो, डेप्रिसिएशन को मत लगाओ, अमोर्टाइज मत करो कुछ भी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा बड़ा, ये प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ये सारे नॉन कैश इनमें से आइटम्स है, जैसे ये देखें डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो प्रॉफिट आपका यूजुअली ये होगा कि बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि आप एक्सपेंसेस नहीं माइनस कर रहे हो। हाउएवर अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़े हैं, 162 करोड़ हो गए हैं बढ़ के, एंड जो
Q1 FY25 में थे 162 और अब तो 353 हो चुका है। एंड जो ग्रॉस मार्जिन है वो हो गया है 20.3% Q2 FY25 में, Q2 FY25 में, जो 12 यहाँ पे पॉइंट्स की हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो कोई ज़्यादा बड़ी इंक्रीमेंट नहीं है। नहीं, नहीं, सॉरी, मार्जिन्स में तो अच्छी इंक्रीमेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऑपरेशनली हम लोग लॉस में हैं, पहले से ज़्यादा। तो फर्म कह रहा है कि ये फ़ोकस कर रहा है किस पे? कॉस्ट एफिशिएंसी पे। ये जो लॉस बढ़ रहा है ना, ये ऑपरेशनल ऑपरेटिंग लॉसेस देखिए वाइड हुआ है कितना, 162 से कितना 353, डबल से भी ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट। तो इस पे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कॉस्ट एफिशिएंसी पे, कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम किया जाए जितना भी कम हो सकता है, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी उससे हमारा बढ़िया होगा। मतलब प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है उसको वो कम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। जो व्हीकल इन्होंने डिलीवर किया है वो 73.6% बढ़ा है। करीब 98,619 यूनिट्स इन्होंने स्कूटी की डिलीवर की अगेंस्ट 56,813 जो उन्होंने सेम पीरियड में लास्ट ईयर की थी। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल नंबर्स में ग्रोथ दिखाया है। 74% ज़्यादा पहले से स्कूटी बेचना इज़ रिमार्केबल, मैं बोलूँगा पेनिट्रेशन ग्रोथ। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री गेट्स अ 500 करोड़ शूट इन द आर्म। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, यहाँ पे आप देखिए इंडिया में गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है कि मेडिकल डिवाइसेस जो है इंडिया में, इन पे रिसर्च हो और ये इंडिया में और ज़्यादा बने। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया है 500 करोड़ का एक स्कीम। इसमें ये स्ट्रेंथन करना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे इंडिया के मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को। जैसे कि आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो फॉर एग्जांपल वो बीपी की मशीन निकालता है, राइट? ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो वो एक मेडिकल डिवाइस हो गया। तो वो क्रिटिकल एरियाज़ पे फोकस करना चाहता है इनको मैन्युफैक्चर करने के, जैसे की कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज़, स्किल डेवलपमेंट और क्लिनिकल स्टडीज़, इन सारी चीज़ों पे ये फोकस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि भई ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है इस डिवाइस को बनाने की। उसके बाद हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, स्किल देना पड़ेगा कि आप इसमें मैन्युफैक्चर करो, ठीक है? इसके कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज़, ये सारी चीज़ें करनी होंगी और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेटअप करने होंगे। तो इट्स अ प्रोसेस, कोई एक स्टेप नहीं है कि कर दिया और हो गया, राइट? तो 500 करोड़ का जो अमाउंट है एलोकेट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये जो 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक के लिए है ये। और यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स रखे हैं इन्होंने, ठीक है? अब देखते हैं क्या-क्या रखा है इन्होंने, इंक्लूडिंग कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स, capacity building, skill development, and marginal investment scheme for reducing import dependence, clinical study support scheme and medical device promotion scheme। तो 500 करोड़ में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं, ऑल्दो मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट यूजुअली हमने देखा है कि मेडिकल फील्ड में ना रिसर्च में पैसे तो लगते हैं अच्छे खासे, राइट? तो इन्होंने 5 यहाँ पे ओवरऑल स्कीम में 5 कंपोनेंट्स रखे हैं। सबसे पहले तो कॉमन फैसिलिटीज़ रखे जाएँगे मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कैपेसिटी आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की शायद यहाँ बात हो रही होगी, उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्किल दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम भी निकाला जाएगा ताकि बाहर से जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आप इंडिया में लेट्स से बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपके बिज़नेस को फाइनेंशियली हेल्प यहाँ करेगी। क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए भी सपोर्ट आपको दिया जाएगा, मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम भी बनाया जाएगा। तो इस स्कीम में 110 करोड़ तो है, अलग से रख दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, जैसे कि कॉमन फैसिलिटी बना दी सबके लिए, R&D लैब्स बना दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, डिज़ाइन और टेस्टिंग सेंटर बना दिए, एनिमल लैब्स भी बना दिए करीब 20 मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स के लिए इंडिया में। और यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी इंडिया में और बढ़ेंगी। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़े, लैब्स वगैरह बढ़ें, जो कॉमनली यूज़ कर पाएँ अलग-अलग लोग। और जो ग्रांट्स हैं 20 करोड़ तक के ग्रांट्स और 5 करोड़ तक के विल प्रोवाइड किए जाएँगे, किस चीज़ के लिए? कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए। तो जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है, इनका ये कहना है एक स्टेटमेंट में। 180 करोड़ आउटलाइन किया गया है इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए, जो वैल्यू चेन को और बढ़ाए, डीप करे और इंसेंटिवाइज़ करे प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज़ करे की कंपोनेंट्स में। तो कुछ की कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं मेडिकल डिवाइसेज़ में बढ़े। तो देखिए, कुछ ऐसा ख़ास लग नहीं रहा है, मैं सही बताऊँ पढ़ने के बाद 500 करोड़ का बजट इतना मतलब पॉसिबल है कुछ लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्रिएट करना 500 करोड़ में। अगर कोई इस टॉपिक पे थोड़ा एक्सपर्टीज़ रखता है तो वो हमें बता सकता है। नहीं तो हम खुद इस पे एक बार एक रिसर्च आपके लिए लेकर आएँगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। China unveils $1.4 ट्रिलियन डेट पैकेज टू बूस्ट इकोनॉमी। चाइना ने अनवील किया है, बहुत दिन से लोग इसका वेट कर रहे, तो मैं बता दूं कि ये न्यूज़ ना बहुत इम्पैक्टफुल न्यूज़ है। अभी मंडे को एक बार शेयर बाजार खुलने दीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है, तब लोगों को पता चलेगा। तो चाइना ने अनवील किया है $1.4 ट्रिलियन का डेट पैकेज, और ये बूस्ट करना चाहता है इससे अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। डेट डेट पैकेज मतलब डेट लेना, मतलब क्या हो गया? उधार।
इतना बड़ा उधार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्यों ले रहा है, और क्या उधार लेने से सही में इकोनॉमी बूस्ट होगी? तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं चाइना की ना सिचुएशन को हम लोग। चाइना ने अनवील किया है 10 ट्रिलियन युआन, युआन करेंसी है चाइना की, 1.4 ट्रिलियन डॉलर डेट पैकेज। ये पैकेज है फ्राइडे को, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसिंग स्ट्रेन्स हैं, उनको ये आसान कर देंगे। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, आपकी म्युनिसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट हो गई एक तरीके से, तो उनको पैसा आप देखिए रेस करने में ना तकलीफ हो रही है, तो वो ईज़ी करने के लिए क्या करने वाला है चाइना, यहाँ पे इतना डेट ले रहा है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये एक तो प्रेशर भी फेस कर रहा है, राइटर का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रम्प के री-इलेक्शन से एज़ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। क्योंकि ऑफ़ कोर्स उन्होंने तो चाइना के बारे में काफ़ी कुछ बोला है देखो इलेक्शन के टाइम पे, तो अगर उसका आधा भी किया तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है चाइना को। तो यहाँ पे जो मेजर्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। लास्ट वीक की रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी। रॉयटर्स काफ़ी नोन है पूरी इंडस्ट्री में, न्यूज़ वगैरह सबसे पहले रॉयटर्स की आती है यूजुअली, कि ये डिपार्चर करेंगे ऑल आउट स्टिमुलस स्ट्रैटेजी से और ग्रोथ को रिवाइव करेंगे। चाइना ने डिप्लॉय किया है पास्ट में, जैसे पहले भी। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये म्युनिसिपल बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉलो करना चाह रहे हैं। तो पैसा डायरेक्टली इकोनॉमी में नहीं डालेंगे, जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं वहाँ पे जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मनी जो है, वो यूज़ किया जाएगा हिडन डेट्स को रिप्लेस करने के लिए, जो पहले पुराने उधार हैं उसको चुकाने के लिए। इसका मतलब ये नए वर्क फ्लोज़ नहीं आएँगे, ऐसा नहीं कि पैसा सीधा इकोनॉमी में आ गया, इस पैसे से ये म्युनिसिपैलिटीज़ क्या करेंगी, अपना पुराना उधार चुकाएँगी। तो सपोर्ट इतना डायरेक्ट नहीं है। हाँ, ये वो नए लोन्स और दे पाएँगी, ये है, लेकिन ऑफ कोर्स इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा उससे। जो लोकल गवर्नमेंट है अभी बहुत ज़्यादा उधार में है, वहाँ पे उनके रेवेन्यूज़ भी नीचे आ रहे हैं और सिविल सर्वेंट्स के जो पे हैं वो उनको भी कट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उधार हो गया है, मनी फ्लो भी काफ़ी चोक हो चुका है चाइना में। अब देखिए ये सुनने के बाद ना आधे से ज़्यादा लोग को हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या हो रहा है चाइना में। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत ही सिंपल। आपने गाँव में देखा है, एक गाँव है लेट्स से, एंड इसमें रहते हैं 50 लोग ही रहते हैं सिर्फ़, ठीक है? 50 लोग रहते हैं इसमें। अब इसमें आपने एक सरपंच बोल लीजिए या गाँव में एक नेता है कोई भी लोकल, ठीक है? वो हेड बन गया लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे, ठीक है? ये बिल्डिंग है लोकल गवर्नमेंट की एंड यहाँ पे ये हेड बन गया है। अब ये जो इंसान है, ये देखिए इसका काम क्या है कि ये डेवलपमेंट करे यहाँ पे, ठीक है? डेवलपमेंट करने का काम है और डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए लोकल गवर्नमेंट को? पैसा। तो चाइना यहाँ पे क्या कर रही है, समझिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट है और छोटे से एग्ज़ाम्पल में अगर इसको आप लेके समझेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है? पैसा नहीं है। तो हम ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे क्योंकि आगे भी पता नहीं होगा या नहीं, जॉब्स नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये इस गाँव का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? ये समझ लीजिए एसईज़ी है, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन उस गाँव में। अब ये कंपनीज़ क्या बोल रही हैं कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ठीक है? प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। अब प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोगों को फायर कर दे रहे हैं या फिर उनकी सैलरी को कट कर रहे हैं। अब जब ये सैलरी कट कर दे रहे हैं, सबसे पहले तो क्या है? लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा, इससे क्या प्रॉब्लम इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। जब इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो ये क्या कर रही हैं? ये या तो फायर कर दे रही है लोगों को या सैलरी कट हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम खर्च नहीं करेंगे, और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये गोल एक साइकिल बन गया, चेन, और चाइना ना यहीं फँस गया है अभी। और इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो डिफ्लेशन हो गया है। डिफ्लेशन मतलब महँगाई दर का कम होना। वहाँ महँगाई कम हो रही है, क्यों? क्योंकि डिमांड खत्म हो गया है। इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। कंज़म्पशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कंज़म्पशन ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? एक जितना भी कंपनीज़ प्रोडक्ट बना रही हैं, इस साइड से ओवर सप्लाई क्रिएट हो जा रहा है। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है और प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं। डिमांड जो है वो डेफ़िसिट है, तो ओवर हो गया सप्लाई और डेफ़िसिट क्या हो गया? डिमांड।
ये चाइना का प्रॉब्लम है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकला? अब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे पूरा। मेरी वैसे ड्राइंग और हैंडराइटिंग दोनों अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, अब ये गवर्नमेंट है, सॉरी, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं ना 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, जितना बड़ा नंबर मैं सोच सकता हूँ, ठीक है? उतना बड़ा नंबर मैं अपने दिमाग में लाता हूँ और उतना उधार ले लेता हूँ। उधार लेने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करेगी, बोल रही है कि ये लोकल म्युनिसिपल बॉडी को ये पैसे दे देगी। तो ये क्या करेगा, म्युनिसिपल बॉडी के पास बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए थे कोविड के बाद से, और ये सॉरी डेट हो गए थे उधार, ये चुका नहीं पाया था। तो ये उस उधार को चुकाएगा। बाकी पैसा कहाँ जाएगा? बाकी पैसा बोला जाएगा कि इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं लेट्स से आधा पैसा 50% दे दूँगा इनको। इनको बोलूँगा यार देखो तुम क्या करो, तुमसे मैं ब्याज नहीं ले रहा हूँ, ये तो पैसा रखो आराम से, जब हो जाए तो लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो क्या करेगा ये आदमी? ये पैसे खर्च करेगा, ठीक है? जब ये आदमी पैसे आ गए तो खर्च करेगा, ठीक है? जब पैसे खर्च करेगा तो सेल्स बढ़ेंगी कंपनी की, राइट? सेल्स ऊपर जाएँगी। कंज़म्पशन जिसे हम बोल रहे हैं डिमांड, डिमांड इकोनॉमी में क्या होगा? इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रो होगी, जीडीपी भी ग्रो होगा और डिफ्लेशन वगैरह से क्या होगा? हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ जाएँगे। जो एक्चुअली बहुत बढ़िया होता है। इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, डिफ्लेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये चाइना की प्रॉब्लम थी, ये चाइना ने सॉल्यूशन निकाला है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। जितना बड़ा नंबर वो सोच सकते थे, उतना बड़ा उन्होंने पैकेज अनवील किया है, जो इकोनॉमी में बूस्ट करने वाले हैं। लेकिन राइटर का ये कहना है कि ये जो पैसा है ना, जो ये 50% ऐसा होता है कि ये लोगों को दे देते, बाकी कंपनीज़ को दे देते कि ये लो तुम भी यार प्रोडक्शन करो और कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी डिमांड बहुत बढ़िया आने वाला है, हमने अभी इन लोगों को इतना पैसा दिया है, तो ये लो तुम इससे अपना सप्लाई बढ़ाओ। तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, ये इससे क्या करेंगे, अपना पुराना उधार चुकाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने पैसे दिए 50 लाख, लेकिन आपके पास पहले से ही 50 लाख उधार थे। तो अब आप पहले उसको चुकाओगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाए उससे। बस आप जो पुराने डेफ़िसिट थे उसको आपने खत्म कर दिया, ठीक है? तो राइटर का इस आर्टिकल में ये कहना है, और फिर हो सकता है इससे नए और डेट वो इश्यू कर पाए, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा क्रिएट। लेकिन अगर मैं एक बिज़नेस है जिसके पास उधार नहीं है, उसको 50 लाख दूँ अगर, तो वो हो सकता है उस 50 लाख को यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बना दे, नई इनोवेशन कर दे। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत उधार में है, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस पुराने उधार चुकाएगा। स्विगी एंड ज़ोमैटो इन ब्रीच ऑफ लॉ, सीसीआई। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्विगी और ज़ोमैटो ये दोनों हमारे देश के कानून को तोड़ रहे हैं। अब कौन से कानून को तोड़ रहे हैं ये लोग? इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और इनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो फूड डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं 2, ज़ोमैटो एंड स्विगी, इन्होंने ब्रीच किए हैं कॉम्पिटिशन लॉस को तोड़ा है अपने बिज़नेस प्रैक्टिसेस से। जिसमें ये क्या करते हैं, ये कुछ सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ना ये फ़ेवर कर देता है जो इनके प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्टेड हैं, डॉक्यूमेंट्स का ये कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विगी, ज़ोमैटो यूज़ करोगे तो कहीं-कहीं पे लिखा आएगा स्विगी एक्सक्लूसिव या ज़ोमैटो एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आप ये बोलते हो कि देखो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आऊँगा, सिर्फ़ और कहीं नहीं जाऊँगा मैं। अपने पार्टनर्स के साथ ही करते हैं। तो इनको क्या होता है कि स्विगी और ज़ोमैटो को लो कमीशन देना पड़ता है, फिर कमीशन ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। तो स्विगी गारंटी करता है बिज़नेस ग्रोथ टू सर्टेन प्लेयर्स, अगर वो लिस्ट हो जाए एक्सक्लूसिवली उनके प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? एंड जो नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं एंटी ट्रस्ट बॉडी द्वारा प्रिपेयर की गई हैं, उसमें ये चीज़ें अरेंजमेंट्स के बारे में पता चला है। तो इससे ये क्या चाहते हैं ना कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़े ना, समझ रहे हैं आप? सेम रेस्टोरेंट जो है वो हमारे यहाँ लिस्ट हो जाए, कहीं कॉम्पिटिशन ही ना रहे, और हम ही फिर प्राइस इसका कंट्रोल करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो वो कंट्रोल करता ही है, राइट? एक तरीके से। तो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है अगेंस्ट स्विगी और इनके जो टॉप राइवल ज़ोमैटो हैं, ये शुरू हुआ था 2022 में। एंड नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये आप देखेंगे इन्होंने कंप्लेन किया था कि इसका फूड आउटलेट्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? तो जो सीसीआई डॉक्यूमेंट्स है पब्लिक नहीं है,
क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स भी हैं कि आप ये किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते एंड लेकिन यहाँ पे ज़ोमैटो ने तो डिक्लाइन करने से मना कर दिया है और स्विगी और सीसीआई ने भी अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है क्वेरीज़ को। तो स्विगी का भी आईपीओ भी आने वाला है और उससे पहले ही ऐसी खबर आई है, तो देखिए क्या होगा पता नहीं। स्विगी के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो रहेगी, ऑल्दो ज़ोमैटो के लिए मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और देखना भी होगा कि कॉम्पिटिशन कमीशन यहाँ पे क्या स्टेप लेता है, कितने फाइन्स लगाता है या क्या करता है। टाटा मोटर्स, टमो, ये टाटा मोटर्स है, ठीक है? टमो हम लोग टाटा मोटर्स को बोलते हैं। टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ आप सबको पता है। टाटा मोटर्स के क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आए हैं, जो डाउन है 11%, 11% कम कमाया है टाटा मोटर्स ने। तो 11% सेल्स कम हुई है या प्रॉफिट कम हुआ है, एक बार देखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज़ एंड एससीवीज़ गो स्लो। तो यहाँ पे आइए एक बार रिजल्ट को एनालाइज करते हैं टाटा मोटर्स के। ऑटोमोबाइल मेजर कंपनी है टाटा मोटर्स। 11% डिप आया है, मतलब नीचे गया है इनका नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट 11% कम हुआ है, ना कि सेल्स। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में दिस फाइनेंशियल ईयर टू 3,343 करोड़ हो चुका है ये। ठीक है, जो रेवेन्यू है ये 3.5% कम हुआ है, जो करीब 1.01 ट्रिलियन रुपीज है। क्यों? क्योंकि कंपनी इन काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और एक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में। ईवीज़, एससीवीज़, ये 2 चीज़ें कंपनी को परेशान कर रही है और लोगों ने पैसा भी इस कंपनी में लगाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से, क्योंकि टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर इतना बड़ा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इंडिया की सबसे पहली कंपनी थी ये, जिन्होंने इतनी अच्छी लाइनअप बना दी थी इलेक्ट्रिक कार्स की, बाकी सब तो अभी तक भी पूरा ला नहीं पाए हैं अच्छे से लाइनअप। तो फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे इस साल का, रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 1% एट अबाउट 2.09 ट्रिलियन और नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 28% टू 8,909 करोड़। स्टॉक डाउन था करीब 1.74%। अब कंफ्यूज मत होना आप, ये फर्स्ट हाफ की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ मतलब 6 मंथ्स। तो अभी इस साल का अगर 6 मंथ्स आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो था वो 1% ग्रोथ पे था और 2.09 ट्रिलियन, नेट प्रॉफिट में 28% की ग्रोथ थी। अब क्या है, अब हम अगले 6 महीने में, आखिरी 6 महीने में है ना इस साल के, पहला 6 महीना होता है अप्रैल से लेके फाइनेंशियल ईयर हम देखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब जो नेक्स्ट सेकंड हाफ है इस साल का, सेकंड हाफ में हम लोग आ चुके हैं। तो स्टॉक जो है ये करीब ₹805 चल रहा है, काफ़ी नीचे आ गया है टाटा मोटर्स का स्टॉक पहले से एंड काफ़ी सस्ते पीई पे भी मिल रहा है इस टाइम पे। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स का पी रेशियो करीब 8 से 9 के बीच में ही चल रहा होगा, मेरा जो अनुमान है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड कंपनीज़ क्या कर रही है कि देखिए कंपनी से ना एक्सपेक्टेशन थी एनालिस्ट की, स्ट्रीट एस्टिमेट्स जो थे, वो थे अराउंड 5,000 करोड़ के। स्ट्रीट एस्टिमेट्स, देखिए स्ट्रीट मतलब कुछ नहीं है, दलाल स्ट्रीट की यहाँ बात हो रही है, मतलब जो एनालिस्ट एस्टिमेट लगाकर बैठे हैं उसको स्ट्रीट एस्टिमेट्स बोलते हैं हम लोग। पीबी बालाजी जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनका कहना है कि ग्रोथ ना इम्पैक्ट हो गया था कुछ सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल चैलेंजेस से। ऐसे चैलेंज जो कंपनी के अंदर नहीं बाहर से आ रहे थे, मैक्रो चैलेंजेस थे, जैसा हाइलाइट किया गया कुछ दिन पहले। जो बिज़नेस फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये अपने एजेंडा पे फ़ोकस्ड हैं कि हम ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, कम्पेटिटिवनेस को और कैश फ्लो लेकर आएँगे। तो सप्लाई चैलेंजेस भी सही हुए हैं, डिमांड भी थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आगे हम ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। अगर आप जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो ड्यूरिंग द क्वार्टर जो रेवेन्यू है जैगुआर लैंड रोवर द्वारा की, वो नीचे आ गई 5.6% टू 6.5 बिलियन पाउंड्स, क्योंकि जो लग्जरी कार मेकर है, ये इम्पैक्ट हुआ है टेम्पररी सप्लाई कंस्ट्रेंट से, रिजल्टिंग इन एबिट मार्जिन्स ऑफ 5.1% डाउन बाय 220 बेसिस पॉइंट। तो जैगुआर लैंड रोवर में जो इनका है कहना है कि कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आगे नहीं आएगा, अभी ये टेम्पररी है ये प्रॉब्लम जो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई है क्योंकि एल्यूमीनियम की जो सप्लाई है ना उसमें कंस्ट्रेंट्स है और 6,000 गाड़ियाँ करीब-करीब या से थोड़ी सी ज़्यादा 6,029 गाड़ियाँ जो हैं वो हेल्ड अप है एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल चेक्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे। पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू है वो डाउन है 3.9%, लेकिन अर्निंग्स जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन को अगर आप ना हटाए प्रॉफिट में से, तो ये स्टडी है एट 6.2%। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है आगे कि जो स्पेसिफिकली जैगुआर लैंड रोवर की प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी कुछ दिन में एंड यहाँ पे इंडिया में ये एक्चुअली थोड़ा वेट करेंगे इम्प्रूवमेंट्स की इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट। तो देखना होगा कि किस तरीके से टाटा मोटर्स आगे परफॉर्म करता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे इनकी जो बेस्ट इस साल मार्च या अप्रैल में टाटा पंच, सबने इसका नाम सुना होगा, ये बेस्ट सेलिंग कार थी इंडिया में, शायद नंबर 1 पे आ गई थी और यही अब बहुत ज़्यादा गिर चुकी है।
तो कुछ तो इसका भी रीज़न है मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस ऐसे इतना नीचे नहीं चला जाएगा। इनकी गाड़ियों में थोड़ा-सा आई थिंक कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो ग्रोथ है ये मेबी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको एक बार डेटा भी शो करूँगा अगले वीडियो में जब हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर आप देखें तो टाटा पंच वगैरह और नेक्सॉन ये जो बेस्ट सेलिंग कार्स बन गई थी बीच में नंबर 1, नंबर 2 पे चल रही थी, वो काफ़ी नीचे आ गई हैं इस लैडर में। आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये आर्टिकल है द मिसिंग बज़ूका। बज़ूका बेसिकली आपने देखा होगा ये रॉकेट होता है जो कंधे पे रख के इस तरीके से ये चलाया जाता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एंड चाइना को जो डेट पैकेज है इसकी बात हो रही है ये, ठीक है? Debt package far short of mega stimulus, FPIs to wait for a clear picture on Trump trade move. चाइना ने अभी 1.4 ट्रिलियन डॉलर का प्लान लॉन्च किया, इतना बड़ा पैकेज जो हम बोल रहे हैं इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए बाय ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट्स कि वो रीफाइनेंस करे अपने डेट को, जो उधार है पुराना उधार चुकाएं और नया फिर लोगों को वो उधार दें, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब्सटैंशियल लग रहा है पेपर पे, लेकिन जो अनाउंसमेंट आई है नेशनल पीपल कांग्रेस द्वारा, ये एक्चुअली जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ये कम रहने वाली है। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है ना उधार की, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इट इज़ नोवेयर क्लोज टू द फिस्कल बज़ूका दैट वाज़ बीइंग स्पेक्युलेटेड ऑन। जो प्लान है वो ये है कि लोकल डेट सीलिंग बढ़ा दी जाएगी। कि डेट सीलिंग ये होता है कि आप कितना उधार ले सकते हो। जैसे आप हर इंसान के ऊपर एक डेट सीलिंग है, बैंक आपको इससे ज़्यादा उधार नहीं देगा। ठीक है? तो वैसे ही गवर्नमेंट भी लगा के रखती है अलग-अलग लोकल बॉडीज़ में, जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो डेट सीलिंग्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है कि पहले से आप ज़्यादा उधार ले सकते हो। बीजिंग की जो मॉनेटरी और रीफाइनेंसिंग पैकेजेज़ हैं अगर आप देखें, तो यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा टाइम इन्हें लगाना चाहिए था, इस पे पैक इन करना चाहिए था। जब ग्लोबल ग्रोथ, ट्रेड ये एक्सपेक्टेड है कि आगे स्लो होने वाले हैं, ट्रेड मेजर्स की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आएँगे। तो इनकी लीडरशिप में डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड है ना थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ एक-दूसरे को अभी तो सामान बेच रही है, लेकिन जब नए-नए टैरिफ्स आ जाएँगे, टैक्सेस आ जाएँगे तो ये कम हो जाएगा। तो इस टाइम पे चाइना को इस पर काफ़ी विचार करना चाहिए था। प्रॉमिस किया गया बिग स्टिमुलस का और इसकी वजह से क्या हुआ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ना वो मूव आउट करने लगे इंडिया से और चाइना में पैसा लगाने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रोथ तो बहुत ही लैकलस्टर है, 4.5% की जीडीपी ग्रोथ थी सिर्फ चाइना की। वो भी लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे अक्टूबर में एफबीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीब $11 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन स्टॉक्स बेच दिए। इंडियन स्टॉक्स से पैसा निकाला, गया कहाँ ये पैसा? चाइना। इन्होंने चाइना में डालने के लिए रखा एंड टू बी श्योर जो फॉरेन फंड्स थे, वो कंटिन्यू कर सकते थे कि वो चाइनीज़ स्टॉक्स को एलोकेट करें गिवन दे आर मोर रीज़नेबली वैल्यूड एन इंडियन इक्विटीज़। चाइनीज़ स्टॉक्स देखिए अभी तो है, स्टॉक मार्केट बड़ा सस्ता चल रहा है चाइना का इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ भी नहीं है ना, इसलिए। तो इंडिया की जो निफ्टी है, वो करंटली ट्रेड कर रही है 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ 1.3 टाइम्स एंड शंघाई कंपोजिट चल रहा है 12.9 टाइम्स। तो इंडिया ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा वैसे लिटरली तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है शंघाई कंपोजिट के इंडेक्स से। तो जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है वहाँ पे क्या है शंघाई कंपोजिट। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं न कहीं एफपीआईज़ ये भी सोच रहे हैं कि यार इंडियन मार्केट इतना महँगा है 23, 21, 22 पी एक काम करते हैं चाइना में लगाते हैं। भले ही हो सकता है ग्रोथ लेट आए लेकिन रिस्क तो कम है। वो ऐसे सोच रहे होंगे। अब ट्रम्प ने इंडिकेट कर दिया कि चाइनीज़ वाले जो जितने चाइना से आने वाले गुड्स हैं, उस पर तो हम 60-60% तक का टैक्स लगा देंगे। तो इससे चाइना की एक्सपोर्ट्स कम होगी, बिल्कुल होगी और इकोनॉमी और क्या होगी डिबिलिटेट होगी मतलब स्टैग्नेट होगी, नीचे जाएगा ग्रोथ जो रेट है इनका। तो इससे जो स्टिमुलस का जो मैं कहूँगा जो भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट होना था, अब वो नहीं इतना हो पाएगा। तो ये ज़रूर चाइना को फिर से थोड़ा-सा रीअसेस करना चाहिए था कि क्या 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का स्टिमुलस इनफ है? क्योंकि तब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे और अब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं, जो चाइना के अगेंस्ट ज़रूर पॉलिसीज़ लेके आएँगे, स्पेसिफिकली ट्रेड पॉलिसीज़। तो ट्रम्प जो थे, उनको देखा जा रहा था इन फेवर ऑफ अ वीकर डॉलर एज़ टू रिटेन यूनाइटेड स्टेट्स कम्पेटिटिवनेस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प को ऐसा देखा जा रहा था कि हो सकता है कि यूएस की कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए वहाँ के जो करेंसी है कंपैरेटिवनेस को आप बढ़ाएँगे मतलब और यूएस के प्रोडक्ट्स को जैसे मैं खरीद रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, तो
मैं ये भी देखूँगा ना कि लेट्स से $1 है, $1 से अगर मैं ₹250 खरीद पाऊँ लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे कंट्री की करेंसी और इंडिया की करेंसी को खरीद पाऊँ मैं सिर्फ़ ₹60, तो मैं दूसरी करेंसी जो है जहाँ मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, मैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाऊँगा। तो यूएस भी क्या करेगा अपनी करेंसी की ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने करेंसी को थोड़ा-सा कमज़ोर करेगा, डॉलर को थोड़ा-सा कमज़ोर करेगा, ये एक्सपेक्टेड था डोनाल्ड ट्रम्प से। तो जो एक्सपेक्टेड ट्रेड प्रोटेक्शनिज़्म है यूएस से और दूसरी अदर इकोनॉमीज़ से, ये बता रहा है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी ग्लोबल मार्केट में एंड कंपनीज़ के लिए अच्छा नहीं होगा। येस, कंपनीज़ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है ग्लोबली जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अभी तक लीडर्स हैं उनके लिए एंड डिसरप्शन आएगा ट्रेड में जो हायर टैरिफ्स की वजह से आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ कंपीटिंग करेंसीज़ की वजह से भी आएगा। तो 2 चीज़ें अगर चेंज होती है ना, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बहुत पहले से चली आ रही हैं और दूसरी करेंसीज़। तो काफ़ी मार्केट में आप देखिए टर्मोइल क्रिएट होता है। तो जो भी ये बवाल होना है, अगर होता है तो हम भी देखेंगे, हम भी पॉपकॉर्न लेकर एन्जॉय करेंगे और सीखेंगे कि क्या ये डिसीज़न ले रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और जो ये करना चाह रहे हैं वो हो भी रहा है या उसका उल्टा हो रहा है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हमने यही देखा है। कि गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि मैं जैसे चेस के एक मूव की तरह है कि गवर्नमेंट 20 मूव्स आगे कैलकुलेट करती है लेकिन उस 20 मूव्स के बाद क्या होना है वो गवर्नमेंट को भी नहीं पता है और इकोनॉमी में कई बार ऐसा ही होता है। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो थोड़ा लूज़ कर रही है मोमेंटम वो भी 7% से नीचे आ गया ग्रोथ रेट अभी टेम्परेरीली लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% हम मेंटेन कर पाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो ये तो ज़रूर लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए रेगुलरली। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।